नमस्कार संगीता जी, कांग्रेस संदेश में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित होगा कि हम कांग्रेस संदेश की तरफ से आप सभी भारत यात्रियों के अनुभव लेकर आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि वो समझ सकें कि यात्रा क्यों चल रही है और कहाँ जा रही है। तो इस यात्रा के संबंध में चर्चा करने से पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। वंदे मातरम साथियों, मैं संगीता कांकरिया और मध्य प्रदेश की धरती से हूँ, रतलाम ज़िले से। आपकी शिक्षा दीक्षा और परिवार के बारे में कुछ बताना चाहूँगा? परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं और मदर इन लॉ हैं और ब्रदर इन लॉ हैं। जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ और जो अभी मैं यात्रा से जुड़ी हूँ तो मेरे पीछे वही संभाल रहे हैं बच्चों को। हाँ, हाँ। जब भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सबसे पहले आपको मालूम पड़ा, तो एक कौन सा कारण था जिसने आपको विचलित कर दिया कि नहीं मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा? नहीं, एक्चुअली मैं सच कहूँ तो विचलित हो ही गई थी, क्योंकि इससे पूर्व भी मैं 1210 किलोमीटर की आज़ादी गौरव यात्रा मैं कर चुकी हूँ। 1210 किलोमीटर की वो यात्रा थी और लगभग 4 राज्यों से वो होकर के गुजरी थी। गांधी आश्रम जो कि गुजरात में स्थित है, गांधी आश्रम से उसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में राजस्थान, फिर हरियाणा और दिल्ली राजघाट पे उसका समापन हुआ था। तो 1210 किलोमीटर की वो कुल यात्रा थी, वो मैं कर चुकी हूँ। 60 दिनों की कुल यात्रा थी वो, और 48-50 के टेम्परेचर उस वक्त जो है, अप्रैल की भरचक गर्मी, आप सभी जानते हैं कि अप्रैल में कितना मौसम ऐसा होता है, तो उसमें वो यात्रा की थी। उसके बाद में जब ये मेरे पास में दिल्ली से कॉल आया भारत जोड़ो यात्रा के लिए, तो मैंने उसको, इस यात्रा को उस वक्त इतने बड़े लेवल पे नहीं सोचा था। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ये यात्रा इतने बड़े स्तर की है। मैंने 2-4 दिन बाद में मैं बताती हूँ, जवाब देती हूँ कि इस यात्रा से जुड़, लेकिन वो मेरा विचलित ही, मैं कहूँगी कि मैं विचलित हो चुकी थी अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से, मैं यही कहूँगी। लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पति बहुत गहरी सोच रखते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास में दिल्ली से कॉल आया है और तुम्हें इस यात्रा से जुड़ना ही चाहिए। तुम जैसे समाज सेविका जो कि निस्वार्थ भाव से तुम अपने ग्रासरूट पे भी काम करती हो, सोशल मीडिया पे भी करती हो, जनता के हक की लड़ाई लड़ती हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके सिवा कोई दूसरा मंच भी तुम्हें मिल पाएगा जनता से डायरेक्टली कनेक्ट होने का। तो तुम्हें जो है जाना चाहिए। और बच्चों ने भी मुझे, हालांकि मेरे बच्चे 12th में मेरी बेटी है और 7th स्टैंडर्ड में बेटा है, तो मुझे गर्व है कि मैं ऐसी बच्चों की माँ हूँ जिनकी जो है विचार और जिनकी सोच भी इतनी गहरी है। और उन्होंने ही मुझे बोला कि मम्मी आपको बिल्कुल जाना चाहिए, इस यात्रा से जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में केवल जनता की सेवा, जनता की सेवा, जनता की सेवा। तो मुझे लगता है कि आप जाओगे तो ज़्यादा लोग आपको पहचानेंगे और आप ज़्यादा लोगों की समस्या सुन पाओगे। तो यही बहुत बड़ा कारण था और आज ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ कि इस यात्रा से मैं भारत यात्री के रूप में रतलाम की धरती का नेतृत्व कर रही हूँ। जी। जब यात्रा में आपने 2200 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र कर लिया है, 80-82 दिन आप चल चुके हैं, कई तरह के लोग आपसे मिले हैं, हर उम्र के, हर वर्ग के लोग आपसे मिले हैं। जी। उन्होंने अपने दिल की अंदरूनी तकलीफें भी आप लोगों के साथ साझा की होंगी, दर्द बताया। आपको क्या लगता है कैसा देश मांग रहे हैं? एक्चुअली जो हमारे पार्टी के पूर्वज हैं, उनके जो सपनों का भारत है, बस वही भारत की जो है हम कल्पना करते हैं। जैसे आदरणीय हमारे राजीव गांधी जी वो कंप्यूटर क्रांति लेकर आए और आज वर्तमान में केंद्र में सरकार है, वो बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जबकि आधुनिक भारत के निर्माता राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर क्रांति लेकर आए। उन्होंने ही पहला ATM है जो हमारे भारत में स्थापित किया था। तो ऐसा ही कुछ है कि आधुनिकता तो आए, लेकिन उसके साथ संस्कार और संस्कृति भी हमारे देश की बनी रहे। हर एक व्यक्ति को जो भी योजनाएं होती है सरकार की, वो योजनाएं क्या होता है कि कई बार योजनाएं तो सरकार चुरा लेती है। जैसे कांग्रेस की आपको पता है कि आवास योजना, फलाना योजना, ये योजना, सभी योजनाएं हैं कांग्रेस पार्टी की ही दी हुई है। और योजनाओं का नाम बदल करके वो योजनाएं, लेकिन वो योजनाएं कोई ठीक है, अच्छी बात है, नाम बदल लिया, ठीक है, उनका सबका फ़र्ज बनता है, धर्म बनता है कि हम सरकार में, हम सत्ता में हैं तो हम योजनाएं थोड़ा सा फेरबदल कर दें या थोड़ा बहुत, सभी सरकार का होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है उन योजनाओं को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाना। तो वो एक अहम है। तो जो भी सपनों का भारत है कि आधुनिकता तो होनी चाहिए, लेकिन लोगों की पूर्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि जो अमीर है वह व्यक्ति अमीर होता जा रहा है, लेकिन जो गरीब है वह गरीब ही है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को रोटी मिलनी चाहिए,
और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। यही मेरे सपनों का भारत है, क्योंकि हम आए हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, जीने के लिए आए हैं। कई लोग बेमौत मरते हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल पाता है। जैसे कि अब राजस्थान में हम सरकार है कांग्रेस की, आप जानकारी निकालेंगे तो वहाँ पे मुफ्त इलाज हो रहा है, वहाँ पे टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, वहाँ पे इवन जो 10 रुपये पर्ची के लगते थे वे पर्ची के भी 10 रुपये जो है जनता से नहीं लिए जा रहे, वहाँ पे मुफ्त इलाज हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ कल्पनाएं हैं कि यहाँ पर जो है, ठीक है, हमारा धर्म है, हम हिंदू धर्म के हैं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और धर्म निरपेक्षता को हम लोग फॉलो करते हैं। हाँ, हमारे सपनों का भारत ऐसा ही होना चाहिए कि हम सब भाई सब एक हैं, लड़ाई झगड़ा हिंसा सारी समाप्त करके और हम लोग हमारे मुद्दों पर ध्यान दें, तभी इस देश का विकास संभव है और वही सपनों का भारत होना चाहिए मेरी नज़र में। हाँ। यात्रा के दौरान जब आप चल रहे हैं जी, तो कई तरह की घटनाएं आपके सामने से गुजरी जी, बहुत करीब से महसूस किया। कोई ऐसी घटना जो आपके दिल को छू गई और आप उसे आसानी से भुला नहीं पाए? जी। एक्चुअली मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि मैं सेवा दल संगठन में राष्ट्रीय प्रशिक्षक और मध्य प्रदेश कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर के तौर पे सेवा दल संगठन में मैं कार्यरत हूँ। तो सेवा दल संगठन के ही यात्रा के दौरान जो हमारे के पांडे हैं, जो महाराष्ट्र की धरती से हैं, नागपुर के रहने वाले थे, तो जब वो यात्रा से जुड़े थे, जब ये यात्रा महाराष्ट्र पहुंची थी, एंट्री करी थी, तो उनका सुबह सुबह मेरे पास में फ़ोन आया। वो मुझे बेटी के समान मानते, तो उन्होंने बोला कि संगीता तुम कहाँ हो, मुझसे कोऑर्डिनेट करते रहना। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं ओनली 10 मिनट में आप तक पहुंचती हूँ। और 10 मिनट के बाद में जब मैंने उनका लास्ट कॉल था 8:24 पर उनका कॉल था, और मैंने जब उनको 10 मिनट बाद में कॉल किया उनको अप्रोच करने के लिए, 10 मिनट बाद में उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया और कुछ ही समय बाद जो है मुझे पता पड़ा कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी और ये इसलिए बुरा लग रहा है कि स्वाभाविक बात है, 10 मिनट पहले एक ऐसे व्यक्ति जो आपके पिता तुल्य हैं, 10 मिनट पहले आपकी बात हुई है और 10 मिनट बाद में वो इस दुनिया में ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तिरंगा ध्वज जो आपने देखा होगा इस यात्रा के जो फ्रंट में जो ध्वज टुकड़ी चलती है सेवा दल की, वह तिरंगा लेते हुए शहीद हुए हैं। तो दुख तो है ही, बहुत दुख है, लेकिन गर्व भी महसूस होता है हमें ये सोचकर कि वह सेवा दल के साथी थे और सेवा दल कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है कांग्रेस में रीढ़ की हड्डी, तो ये साबित हुआ है कि हमारे चाहे प्राण हम त्याग दें, हमारे प्राणों की आहुति, और हमारे पार्टी के पूर्वजों ने हमारे देश के हित में अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। और आपको पता है, सबको, आप मीडिया बंधु सब कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। हमारे पैरों में छाले भी हुए हैं, पैर के नाखून मेरे खुद के भी चले गए, छाले भी हुए हैं। इतना तमाम जो शारीरिक पीड़ा हमने सही है, लेकिन उसके बावजूद जो एक सुबह जो प्रातः ध्वज वंदन होता है, यात्रा रिज्यूम होती है, तो वो एक शक्ति जो एनर्जी है वो अपने आप शरीर में आ जाती है। उसका महत्वपूर्ण कारण यही है कि हम उस पार्टी के अनुयायी हैं, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के लोगों ने, पूर्वजों ने इस देश हित के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी, अपनी छाती पे गोलियां खाई है। हम उन पार्टी के अनुयायी हैं, उन नेताओं के अनुयायी हैं। तो यही कारण रहता है। तो वही दुखद घटना मेरी थी कि वो शहीद हुए हैं सेवा दल के बैनर। और एक और जो भाई हैं गणेशम करके, वो भी सेवा दल के थे, तो वो भी शहीद हुए। तो ये तो थी दुखद घटना। और यदि आप सुखद घटना के बारे में, भले ही वो लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन मेरे लिए एक जो है, राहुल जी के साथ में मैं चली थी पहली बार। उस वक्त मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ राहुल जी के साथ। लेकिन धीरे धीरे जैसे यात्रा बढ़ती जा रही थी आगे, मतलब भाव और विचार भी, मैं कह रही हूँ, मेरा यकीन मानिए, आप भी यात्रा से जुड़ेंगे तो आपको लगेगा, जब आप पैदल चलोगे, लोगों से संपर्क करते चलोगे, निस्वार्थ भाव विचार आपके भीतर, आपके बिल्कुल एकदम समा जाएंगे, पूरा समावेश होगा उनका निस्वार्थ भाव से। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं राहुल जी के पास जाऊँ, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये लगता है कि मेरा नेता पैदल चल रहा है, मेरे को उनके साथ चलना है। उनके लक्ष्य, जो लक्ष्य है जनता को उनके अधिकार दिलाने का, उनका जो लक्ष्य है देश को
को एक जोड़ने का जो लक्ष्य है, बस उस लक्ष्य में मैं उनका साथ दूं, यही मेरा लक्ष्य है। बाकी मेरे को इसके अलावा और कोई नहीं। और सुखद घटना ये है कि जो जयराम रमेश जी है, एक दिन उन्होंने, मेरा कम्युनिकेशन का काम है, आगे पीछे मैं दौड़ती रहती हूँ, तो वो वॉच करते हैं कि ये महिला बहुत मेहनत करती है। एक दिन उन्होंने मुझे आवाज़ लगाया, उनको रास्ते में जब बड़े बड़े लीडर आते हैं तो लोग सम्मान में उन्हें फूल देते हैं, बुके देते हैं, जो शॉल वगैरह उड़ाते हैं, लेकिन उनको जैसे उनके पास बोले संगीता इधर आओ, दूर से आवाज़ लगाई और बोले ये लो, ये तुम्हारे लिए। तो वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल था, उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो कुछ यादें हैं। और ऐसे ही यात्रा में चल रही थी तो एक महिला ने दूर से ढूंढते हुए, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी जो आंखों की टकटकी है वो मुझे ही ढूंढ रही थी। मैं उनको नहीं जानती थी, पर उन्होंने बोला तुम कंटिन्यू पैदल चल रही हो। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने इतनी अच्छी प्यारी सजाई हुई, जो साउथर्न जो साइड में थोड़ी मालाओं की जो बनावट है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, उन्होंने मेरे गले में डाल दी। तो दुखद क्षण भी है और दुखद सुखद पल भी है। इस यात्रा में आपको सभी चीज़ों का समावेश मिलेगा और यही हमारा अनुभव है कि जाति, धर्म और जगह सब कुछ भिन्न है, लेकिन जब हम लोगों से जुड़ते हैं, हमें उनकी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें हमारी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जो एक चेहरे की मुस्कान होती है, आँखों का जो एक कनेक्ट होता है आँखों का, तो वही एक संवाद होता है, बहुत साइलेंट संवाद होता है कि हमें देश जोड़ना है, हमें राहुल गांधी जी के साथ चलना है। हमें भले ही हम यात्रा में ना जुड़ें, लेकिन हमें सपोर्ट करना है उस व्यक्ति को जो आज 3570 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार है, निस्वार्थ केवल देश हित के लिए। तो यही हमारा जो है लक्ष्य है। और अब एक बेटी होने के नाते, माँ होने के नाते, पत्नी का धर्म भी आपको भी निभा रही है, पार्टी का एक दायित्व भी आप निभा रही है और पदयात्रा भी कर रही है। ये सब कुछ मिला जुला जो स्वरूप आप जी रही हैं, ये सब मिला हुआ स्वरूप आपको क्या संदेश देता है? आप अपने लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बेटी या जो बहुत कम उम्र की बच्चियां हैं, उनको यही कहूँगी कि ठीक है, आप टीवी चैनल्स भी देखती हैं, आप हर तरह की खबरें भी पढ़ती है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, हर तरीके से आप जो है, जो भी मटेरियल आपको मिलता है, उसके बावजूद मैं बिल्कुल मीडिया के सामने बेबाक तरीके से बोलती हूँ कि जब मोदी जी पहली बार आए थे तब मैंने भी उनको वोट किया था, मगर उस वक्त मेरी जो सोचने की शक्ति थी यही थी कि हाँ ठीक है, मोदी जी अभी हाईलाइट हैं और हवा चल रही है, मोदी लहर है, तो ठीक है मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तो मैंने खुद ने उनको वोटिंग किया। लेकिन जब मैं चूँकि मैं एक कवित्री तो नहीं हूँ, लेकिन रचनाकार, थोड़ी बहुत लिखने का शौक़ है, मैं तो बहुत गहन मंथन करती हूँ। तो हर महिला को, हर बेटी को, हर बेटे को, हर पुरुष को, हर मानव जाति को ये सोचना चाहिए कि जो लिखा हुआ है, जो छपा हुआ है, जो बोल रहा है, वो उसकी सत्यता कितनी है, क्या वो 100% सही है। आप गहन मंथन करो कि यदि व्यक्ति, आप 2-4 किलोमीटर आगे चलो, पैदल चलो, आपको इस चीज़ का रियलाइज़ हो जाएगा कि 3570 किलोमीटर आप कोई व्यक्ति को आप लाइव देख रहे हो, पैदल चलना इतना आसान नहीं होता है। वो व्यक्ति आपके हकों की लड़ाई लड़ रहा है और एक मौका सभी को मिलना चाहिए। और जहाँ तक महिला और बेटी का सवाल है, तो आप खुद देखिए, जहाँ बच्चियों के संग बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ बलात्कारियों को सज़ा दिलवाने की बजाय उन बलात्कारियों का संरक्षण जो है सरकार के द्वारा हो रहा है। तो ये देखा जाए तो हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और शर्मनाक बात है। तो मुझे लगता है एक महिला को तो बिल्कुल भी समर्थन ऐसी सरकार का नहीं करना चाहिए। हम महिला हैं, घर में खाना बनाती हैं, आप गैस की टंकी देखिए, आप जो 300-400 में जो गैस की टंकी बिकती थी, वो आज गैस की जो घरेलू गैस है वो 1100 रुपये उसका दाम हो गया है। हम वाहन चलाते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, हमारी जो आर्थिक स्थिति देश की इतनी जो है जीडीपी वो पूरा गिर गया है। तो सब चीज़ें हैं, सरकार सिर्फ धर्म और जाति, केवल यही चीज़ है, उसमें आपको भटकाने का काम कर रही है। तो आप जाति धर्म में ना उलझें, क्योंकि आतंकवाद तो देखो, आतंकवाद का कोई वो नहीं है कि आतंक क्या कर लिया मोदी जी ने। उड़ी हमला हुआ है, पुलवामा अटैक को अभी तक का आप देखो, आप सर्च करो, पुलवामा अटैक अभी तक का सबसे बड़ा अटैक है। 34-35 जवान एक साथ उड़ाया है पूरी बस को, और बुलेट प्रूफ जो बस है उसको छोड़ करके उनको पता नहीं कहाँ से ये जानकारी दी है। और 350 किलो जो है RDX है वो बरामद
बरामद हुआ। जहाँ पे हम कश्मीर साइड जाते हैं तो एक नारियल भी हम लेके जाते हैं तो हमारी चेकिंग होती है। आप खुद जाइए कश्मीर, अगर आप थोड़ा सा संदिग्ध आप दिखोगे, आपके कुछ भी संदिग्ध दिखोगे तो आपका जो बैग है वो पूरा ओपन कर दिया जाएगा। भैया हम तो एक नारियल भी ट्रेन में नहीं ले जा सकते, लेकिन 350 किलो जो है RDX है वहाँ पे बरामद हुआ। तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो है एक विशेष कौम है वो हमला करती है और हम जो सरकार हैं हम उससे पूरे भारत देशवासियों का संरक्षण करते हैं। ऐसा झूठ पूरे देश में फैलाया जा रहा है, जबकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जो धार्मिक व्यक्ति है वो सिर्फ अपने धर्म का पालन करे, मंदिर मस्जिद में जो है भगवान को और अल्लाह को याद करे, लेकिन जहाँ संविधान की बात आती है वहाँ पे सिर्फ तिरंगे का महत्व होना चाहिए। वहाँ पे धार्मिक ध्वज की विशेषता नहीं बतानी चाहिए। ये जाति और धर्म में वो बोलते हैं ना, फूट डालो और राज करो, वही कूटनीति जो है आज की सरकार अपना रही है। तो आप इन सब झगड़ों को छोड़ करके और केवल मुद्दे की बात करें। आप सरकार से पूछें कि महंगाई क्यों है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने क्यों बढ़े हैं, गैस के दाम क्यों बढ़े हैं, जो बलात्कारी है वो बैकऑफ क्यों घूम रहे हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं ये सरकार से पूछें। यही मेरा संदेश है कि आप सिर्फ सोचें, आप पढ़ें, लेकिन आप किताब भी पढ़ते हो तो उसके बारे में आपको याद भी तो करना पड़ता है, सोचना भी तो पड़ता है ना। तो वही चीज़ अगर आपके पास में कोई मटेरियल आता भी है तो सिर्फ एक संदेश मैं पूरे देश को देना चाहूँगी कि आप कुछ भी पढ़ें, कोई सी भी मीडिया आपको जो भी खबर दे रही है, लेकिन स्वयं का मंथन जरूरी है। इंसान सोचेगा तो सत्य की प्राप्ति होगी। तो आप सोचें, विचार करें, बस यही मेरा संदेश है। बहुत शुक्रिया संगीता जी, कांग्रेस संदेश के लिए समय देने के लिए हम आपका आभार व्यक्त धन्यवाद। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी यात्रा से मुस्कुराते हुए कम से कम तकलीफों में धन्यवाद।